मॉर्निंग। स्टार्ट कर दे। देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। ये प्रूव करना है। हाँ भाई, इसमें क्या नहीं करना है, ठीक है ना। ये नहीं करना है कि z1 को मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, z2 को मान लिया x2 प्लस आयोटा y2 और फिर LHS RHS देखा, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है, ठीक है ना। क्या करना है भाई, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है ना, मॉड z का स्क्वायर बराबर होता है z बार, ठीक है, z मल्टीप्लाइड बाय उसका बार, ठीक है, ऐसा ये अप्लाई किया। तो LHS से स्टार्ट किया, क्या लिखा है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2, ठीक है ना, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, z1 प्लस z2, ये वाली चीज आ जाएगी z1 प्लस z2 और मल्टीप्लाइड बाय इसी का बार z1 प्लस z2 और इसके एंटायर का बार, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली चीज है ना, ये आ जाएगा z1 माइनस z2 और मल्टीप्लाइड बाय z1 माइनस z2 का बार, ठीक है, एंटायर का बार, ऐसा आ जाएगा। ये LHS हो गया। अच्छा, z1 प्लस z2 के एंटायर का बार क्या हो जाएगा, z1 बार प्लस z2 बार, ठीक हो जाएगा z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार प्लस z2 बार, z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार माइनस z2 बार। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन के अंदर z1 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार और z1 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार, ठीक है। z1 इंटू z1 बार कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, तो आ गया ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, ठीक है। और z2 मल्टीप्लाइड बाय z2 का बार और दिस इंटू दिस, ठीक है, वो ये चीज आ गई ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। अच्छा, और बाकी z2 इंटू z1 और z2 इंटू z1 बार, ठीक है ना, z2 z1 बार, z2 z1 बार कट गया, ठीक है सर, और z1 z2 बार और z1 z2 बार ये भी कट गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, इसको ज्योमेट्रिकली अगर इंटरप्रेट करें तो क्या लिखा हुआ है भाई, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 जो अपने आप में वेक्टर भी होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल z1 जो अपने आप में एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, z1 अपने आप में पॉइंट रिप्रेजेंट करता है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है सर। और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z2, ठीक है ना, वो ऐसा दे रखा है z2 और ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है x2 और आयोटा y2, x2 y2 आ जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैंने दोनों को ऐड किया z1 और z2 को, तो इनका एडिशन कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 आएगा, रियल पार्ट अलग ऐड होंगे और आयोटा मल्टीप्लाइड बाय y1 प्लस y2 वो अलग ऐड होंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2i प्लस 3j ये वाला 2D वेक्टर और प्लस i प्लस j, ठीक है ना, ये वाला वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ोगे कितना आएगा, 3i प्लस 4j आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत हद तक तो जो है वो एक 2D वेक्टर ही होता है,
ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 2D वेक्टर होता है। तो जैसे ये Z1 Z2 है, इन दोनों को जोड़ा, तो इनके जोड़ने का भी तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अपन दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए Z2 को उसके पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से अपन ने पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, ये भी Z2 वेक्टर आ गया। और अब Z1 प्लस Z2 जो है वो क्या हो जाएगा, अपने आप में इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, और दैट विल बी गिवन बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ऐसे बोल दो, या ट्राइंगल का तीसरा साइड बोल दो, ठीक है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये Z1 प्लस Z2, अगर Z1 एक वेक्टर है और Z2 एक वेक्टर है तो Z1 प्लस Z2 क्या लिखा हुआ है, Z1 Z2 का रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, यानी कि पैरेललोग्राम जिसकी साइड गिवन बाय मॉड Z1 है। मॉड Z1 क्या है, पैरेललोग्राम की एक साइड, मॉड Z2 क्या है, पैरेललोग्राम की दूसरी साइड। मॉड क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा, तो Z1 प्लस Z2 इज, लिखो, वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, वन Z1 प्लस Z2 इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पहले तो लिखो, ये क्या लिखा है, एक डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, एक डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर। अच्छा, बेसिकली पैरेललोग्राम में होता क्या, दो डायगोनल होते हैं, जैसे एक ये Z1 है, ये Z2 है, तो ये क्या जाएगा, Z1 प्लस Z2 आ जाएगा, ठीक है ऐसा। अच्छा, दूसरा डायगोनल है, दूसरा डायगोनल अगर मैं इस वाले वेक्टर को शिफ्ट करूं इसके पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है ऐसे, और दूसरा डायगोनल जैसे ये बोलूं, तो दूसरा डायगोनल कैसे गिवन होता है, Z1 माइनस Z2, ठीक है ना, दूसरा डायगोनल का लेंथ होता है Z1, ये तो पता होगा ना, गुड है, वही Z1 प्लस Z2 एक डायगोनल और Z1 माइनस Z2 दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर यानी कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ठीक है सर, एक डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर हमेशा बराबर आता है ट्वाइस ऑफ, मतलब साइड का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। ये बहुत आराम से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर ऐसा होता है। D1 square plus D2 square is equal to twice of A square plus B square. A and B are side lengths of parallelogram और D1 D2 are length of diagonals. हाँ, ये ए और बी है ना, दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे अपन लिखते हैं ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, कुछ ऐसा होता है ना रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे गिवन होता है, 2ab cos थीटा, ठीक है ना। तो D1 का वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, आ गया, दिख गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, इसीलिए वैसे दिख गया, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये अपन ने ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किया, क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिख लो यहां पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 is less than equal to mod of Z1 plus Z2 is less than equal to mod of Z1 plus mod of Z2. ये पूरी फोटो जो है ना उसे बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, दिस इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी।
इसको देखते रहो, थोड़ा है पहचानने की कोशिश करो चीजें, क्या है, क्या लिखा हुआ है, कहां से ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग रही है? ये डायग्राम बनाते हैं। ये कोई वेक्टर मान लिया Z1, ठीक है ना, Z1 ये रहा वेक्टर Z1, ठीक है सर। अच्छा एक वेक्टर मान लिया Z2, ये Z2, ठीक है। Z2 को उसके पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, ये Z2 आ जाएगा। अच्छा Z1 Z2 का रिजल्टेंट जो है वुड बी गिवन बाय डायगोनल, ठीक है, ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2। ऑफ कोर्स Z1 जो है वो ये ऐसे ट्राइंगल कंसिडर करो ना, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। एक साइड का लेंथ मॉड ऑफ Z1 है, दूसरे साइड का लेंथ है मॉड ऑफ Z2, और जो तीसरा साइड लेंथ है उसका लेंथ है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है ना। ऐसा तीन साइड लेंथ है, एक का साइड लेंथ है मॉड ऑफ Z1, एक मॉड ऑफ Z2 और एक है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है। अच्छा तो ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है दो साइड की लेंथ का सम, ठीक है ना। वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? एक साइड लेंथ से, ठीक है ना। ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स का सम एक तीस साइड से ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसा होता है। पर यहाँ पर इक्वल टू साइन क्यों दे रखा है? इक्वल टू साइन जो है वो इसलिए दे रखा है क्योंकि जैसे एक साइड ये ट्राइंगल लाइन को जब अप्रोच कर रहा होगा ना, ठीक है सर, जैसे ये वाली चीज है ना, जैसे ये एक साइड, ये दूसरा साइड और ये क्या जाएगा तीसरा साइड। जब ये वाली लाइन यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों एक लाइन पर आ जाएंगे, जैसे ये, और उसके बाद वापस अगला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है? सेम लाइन पर। तो Z1 प्लस Z2 वो कितना हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे बेसिकली ना, वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। दो साइड्स का लेंथ तीसरे वाले से ज्यादा होगा। बराबरी का केस कब क्या है? जब दोनों Z1 Z2 एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है ना। Z1 Z2 एंड ओरिजिन लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अच्छा ये भाई एक साइड का लेंथ बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस से ज्यादा होगा, उसके मॉड से ज्यादा। बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ A माइनस B इज लेस देन इक्वल टू C। बात भी सही है, ये अपना देसी मॉड है और ये अपना विदेशी मॉड है, ठीक है ना। वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉड है ना वो ये है, और ये अपना वो देसी मॉड है, ठीक है ना, मॉड ऑफ X, ठीक है सर। तो मॉड ऑफ A माइनस B लेस देन इक्वल टू C। यहां पर इक्वालिटी किस लिए लगाया? यहां पर इक्वालिटी भी वही लाइन वाली कंडीशन, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आ जाए, मतलब दोनों पॉइंट एक लाइन पर आ जाए ओरिजिन के साथ। तो ऐसा हो सकता है ना, ये वाली चीज दिस और दिस, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ जाए? इसके बराबर आ जाए, ठीक है ना। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा हो जाए। हेंस प्रूव्ड। हाँ जी अगला नोट करके लिखो। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, k जो है वो इंटीजर है। ऑफ कोर्स रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो है थोड़ी देर के लिए मान लिया, तो ये r सिस थीटा मान लो या e की पावर मॉड z इंटू
ई की पावर आयोटा थीटा मान लो, तो इसको बोल दिया मॉड ऑफ जेड मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ जेड वन ई की पावर आयोटा थीटा वन, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ जेड टू इज इक्वल Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर आयोटा थीटा टू। ठीक है सर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आर्गुमेंट किस पर डिपेंड करता है, बेसिकली इस पर डिपेंड करता है ना, ई की पावर थीटा वन ई की पावर आयोटा थीटा टू। तो Z1 Z2 हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, दोनों ऐड हो गए, ठीक है ना, पर गड़बड़ क्या हो सकती है कि मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड जो है वो ये रहा हो 3π/4, ठीक है, ऐसा 3π/4 रहा हो, और अगले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड एट से π/2 रहा हो। ठीक है सर, तो जो आपका एडिशन आएगा ना, इन दोनों को जोड़ करके जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, पाई से एक्सीड कर गई। पर अपने को पता है कि एम्पलीट्यूड अपने को किसके बीच में देना होता है, -π से पाई के बीच में देना होता है। ठीक है सर, तो ये इसीलिए अपन ने 2k लगा दिया। ठीक है ना, कि अगर आप दो को जोड़ करके ना, दो को जोड़ करके मान लो एक यहां पर था एंगल, एक मान लो एंगल यहां पर है, दोनों को जोड़ के आप इधर पहुंच गए, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गए, तो आप उस थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के अंदर से क्या करो, 2π सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में 2π सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप क्या करो, उस थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में 2π सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना, अभी फिलहाल जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है वो क्या है, पाई प्लस थीटा करके आ गया ना, पाई प्लस कोई एक्यूट एंगल करके आ गया, उसमें से 2π अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा वाला आ जाएगा, वो क्लॉकवाइज रोटेशन वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो आ जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि आपको इसी पॉइंट को बताना है, और इस पॉइंट को किस तरह से बताना है कि -π से पाई हो। ठीक है ना, तो वो आप 2π सब्ट्रैक्ट करके कर दो या 2π ऐड करके, वो आपको अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, कि इसमें k का वैल्यू क्या आएगा ये आपको सोचना है। ठीक है ना, और इस तरह सोचना है कि आंसर कहां से कहां आ जाए, -π से पाई आ जाए। ठीक है, इस तरह सोचना है आपको, आप ही को सोचना है। ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जनरलाइज कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 से लेकर के आगे तक वो कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अगला, ये तो पहला पॉइंट था। अगला एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाय Z2, Z1 अपॉन Z2 का एम्पलीट्यूड ये बराबर आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 और ऑफ कोर्स प्लस 2k k इज एनी इंटीजर। ठीक है, और k भी क्या आपको अपनी चतुराई से जो है सोचना है, 1 है, 2 है, -1 है, -3 जो भी है, ये तो समझ में आ ही रहा है भाई। ई की पावर आयोटा थीटा वन अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा टू कितना आ जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड डिफरेंस करके आएगा। इस बात को जनरलाइज कर सकते हैं, न्यूमरेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके एम्पलीट्यूड ऐड होते चले जाएंगे, और डिनोमिनेटर में तो क्या है, सब्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2k पाई। वही लिखा है z z z z z, तो क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z n टाइम्स, तो कितना जाएगा, n इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ z आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ z बार इज इक्वल टू पाई।
हाँ भी देखते हैं भाई, z एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z बार जो है वो कितना आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z बार, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना दोनों। अच्छा z बार कितना आएगा, मॉड z का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ मॉड z का स्क्वायर। अब मॉड z तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मॉड z जो हमेशा पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। अब ये नंबर पॉजिटिव मल्टीप्लाइड -1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव नंबर लिखा हुआ ये, कोई नेगेटिव नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल -1, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ -1। अच्छा नेगेटिव रियल नंबर जो है कहां पर लाई करेंगे, भाई पॉजिटिव रियल नंबर तो कहां पर लाई करेंगे, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। नेगेटिव रियल नंबर कहां लाई करेंगे, यहां पर लाई करेंगे। तो नेगेटिव रियल नंबर के लिए जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 180 आ जाएगा। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एम्पलीट्यूड कितना आता है, 0। नेगेटिव रियल नंबर के लिए एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। और पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट के लिए एम्पलीट्यूड आएगा 90, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट के लिए आएगा -90, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, if z is equal to 1 plus iota 1 plus 2 iota 1 plus 3 iota divided by 1 minus iota 2 minus iota 3 minus iota, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ z। z का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इतना जल्दी आंसर आ गया तुम्हारा है, अनयकीनेबल। कमाल कर दिया मतलब आपने, अगर आपका आंसर इतना जल्दी आ गया तो। और कमाल आप कर नहीं सकते ना ऐसा। अच्छा अच्छा, ध्यान सुनना है? केवल इसका एम्पलीट्यूड बताओ आप, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 10 इनवर्स 2 या 1/2? सही है, फिर तो आपका आंसर सही हो सकता है। हाँ इसका एम्पलीट्यूड है ना, ये 1 प्लस आयोटा, इसका एम्पलीट्यूड क्या 45 वैसे ही दिख रहा है, ठीक है ना, 1 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई होंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। कुछ एक बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे रेड लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है सर। तो 4 अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड है तो इस 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है सर। अच्छा मान लो अगर ऐसा दे रखो -4 × 1 प्लस आयोटा,
तो क्या -4 से फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, ठीक है ना। -4 का मतलब क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में भाग जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड हो तो उसके एम्पलीट्यूड की कैलकुलेशन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड हो तो हाँ पड़ता है, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड से एम्पलीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो या फिर तो आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा आसान करने के हिसाब से इसको रैशनलाइज कर लो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा से, 2 प्लस आयोटा से और 3 प्लस आयोटा से और डिवाइडेड बाय सेम, ठीक है ना, ऐसा कर दिया। तो भाई डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, कितना आ गया? 2 आ गया, वो पॉजिटिव नंबर है। 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा कितना आ गया? 5, वो भी पॉजिटिव नंबर है। तो डिनोमिनेटर को भूल ही जाओ, पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं ना डिवाइड करने पर, तो उससे एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करूं, इन सबका एम्पलीट्यूड जोड़ता चला जाऊं, ठीक है सर। इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है tan इनवर्स 2, इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है tan इनवर्स 3, इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है tan इनवर्स 1, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड tan इनवर्स 1। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना, tan इनवर्स 1/2। और इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है tan इनवर्स 1/3, ठीक है सर। भाई tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 को लिखा cot इनवर्स 3, और ये कितना आ जाएगा? 90 90 90 90 90 90 कितना आ गया? 3π/2। अपने को इसमें क्या करना है? 2k पाई ऐड करना है, ठीक है सर। और अपने को इसमें क्या करना चाहिए? k जो है वो सब्ट्रैक्ट, k क्या करना चाहिए? -1 रख दो आप, ठीक है ना। k अगर -1 रख दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 3π/2 माइनस 2π, ठीक है सर। कितना आ गया? -π/2 आ गया। तो -π/2 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 2√3 प्लस 2 आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 6 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 2 आयोटा की पावर 8। इसका आपको एम्पलीट्यूड बताना है कितना होगा।
वो करा नहीं भी। हाँ स्टार्ट कर देना। एलसीएम ले लिया, 2√3 प्लस 2 आयोटा, 2√3 माइनस 2 आयोटा है ना, दोनों की पावर सेम है तो बेस क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2√3 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 4 12 12 आ जाएगा, और 12 प्लस 4 आ जाएगा, 12 पर 4 16, तो यार 16 की पावर 8, ठीक है ना, ऊपर जो 16 की पावर 8 आ रहा है। अच्छा ये ए माइनस बी ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 6 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 6 और 2√3 माइनस 2 आयोटा की पावर 8। ठीक है सर, जैसा कि मैंने आपको समझाया था ऊपर पॉजिटिव नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अपन ने रैशनलाइज कर लिया, इसको रैशनलाइज कर लिया, तो रैशनलाइज करने पर आएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 6 और 2√3 2√3 प्लस 2 आयोटा की पावर 8 और डिवाइडेड बाय सेम नंबर, ठीक है, ऐसा जाएगा। तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर 6 पॉजिटिव नंबर आएगा, तो डिनोमिनेटर को भी आप भूल जाओ, ठीक है ना, उससे एम्पलीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको भी आप भूल जाओ, ठीक है ना। पूरा ध्यान जो है, पूरा ध्यान जो है यहां पर जाना चाहिए, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक जो चीज है ना उसी पर आपका एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है ना, 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का एम्पलीट्यूड क्या 45, ठीक है, की पावर 6 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 45, 6 इंटू पाई बाय 4, और भाई 2√3 प्लस 2 आयोटा इसका एम्पलीट्यूड कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, कितना आएगा है 30 डिग्री आ रहा है ना, हाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 8, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 6, तो कितना होगा भाई 6 इंटू 45 390 270, तो ये आ रहा है 270, और ये 30 इंटू 8 240 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया ना, 240 आ रहा है, शाबाश। अच्छा और ये कितना हो गया इसमें 360, तो ऐसे ही घटा दो, ठीक है ना, वो कम करना है ना एंगल, तो 360 घटाया कितना आ गया 120, 120 120 इसमें से घटाया कितना आ गया 150 आ गया, है ना, 360 घटा के 150 आ रहा है, तो ये आपका आंसर, ठीक है ना। 150 जो है माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में लाया करता है, 180 आपका एम्पलीट्यूड, सॉरी 150। अगला क्वेश्चन, let z be a complex number such that 1 plus z square divided by 1 minus z plus z square belongs to R, मतलब रियल है। प्रूव दैट mod z is equal to 1, ये प्रूव करना है, mod z जो है बनाएगा।
हाँ जी स्टार्ट करते हैं। ये नंबर जो है हमेशा रियल मतलब रियल दे रखा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे लिखा है ना, डिवाइड करने के हिसाब से चेक किया, ऐसे लिख लिया। ठीक है ना, 2z ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि इसको मैं पूरी तरह डिवाइड कर पाऊँ। दिस डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर। समझ में ना, ऐसा बन गया। इसको है ना, इस वाले आइटम को अपन ने क्या किया, z से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को z से डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा 2 अपॉन 1 बाय z माइनस 1 प्लस z, है ना, ऐसा आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है कि ये चीज रियल है, ठीक है। अगर ये चीज रियल है तो ये वाली चीज भी रियल आएगी, नहीं, ठीक है ना। अगर ये रियल है तो ये रियल है, क्योंकि रियल प्लस 1 ही तो रियल आएगा, ठीक है सर, ये रियल है। अच्छा, ये रियल है, इसका मतलब क्या है, ये रियल है, क्योंकि 2 अपॉन रियल तो रियल आएगा, ठीक है सर। अच्छा, अगर ये रियल है तो 1 बाय जेड और प्लस जेड ये रियल आया होगा, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, क्या रियल है, ये रियल है, z प्लस 1 बाय जेड ये एक रियल नंबर है। अब इसके बाद कई सारी अप्रोच हैं, ठीक है ना। या तो आप z को आप x प्लस आयोटा y मान लो, ठीक है ना, एक अप्रोच, उससे भी बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। और दूसरी अप्रोच ये कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होता है, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होता है, तो वो अपने ना कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, z प्लस 1 बाय जेड उसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा, ठीक है ना। सही बात है ना भाई, x प्लस आयोटा y लिख देता हूं ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है तो x प्लस आयोटा y बराबर किसके आ जाएगा, x माइनस आयोटा y के, ठीक है ना, क्योंकि रियल है तो y होगा ही नहीं ना, ठीक है ना। रियल है तो y होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है सर। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होता है तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम, कि वो नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, ठीक है सर। भाई z का कॉन्जुगेट है ना, z का कॉन्जुगेट, इन दोनों के सम का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, z कॉन्जुगेट प्लस 1 बाय z कॉन्जुगेट, ठीक है, कितना आ जाएगा, z कॉन्जुगेट और 1 बाय z कॉन्जुगेट, 1 बाय z कॉन्जुगेट, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसको उधर ले गए, ठीक है, तो कितना आ गया, z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार, और इस साइड लेकर के आ गए तो आ गया 1 बाय जेड बार माइनस 1 बाय जेड, ठीक है सर। तो आ जाएगा z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय जेड बार, ठीक है, ऐसा आ गया। तो z माइनस जेड बार लेफ्ट साइड में ना, z माइनस जेड बार, तो पूरी क्वेश्चन को z माइनस जेड बार से डिवाइड कर दिया और जेड बार, ठीक है, जेड बार उस साइड लेके आ गया, तो कितना आ गया, जेड बार इज इक्वल टू 1, और जेड बार क्या होगा, मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर, ये 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है।
Z1, Z2, Z3 से लेकर के आगे तक Zn are complex numbers such that mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to so on, mod of Zn is equal to 1. If Z is equal to sigma k is equal to 1 to n zk multiplied by sigma k is equal to 1 to n 1 by zk, prove that पहला पार्ट z is a real number, अगला पार्ट 0 mod z लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, mod z जो n स्क्वायर से कम आएगा। ये भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है, दोनों प्रूव करना है। स्टार्ट कर देना। ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा है ना, सिग्मा लिखा हुआ है। तो सिग्मा कितना आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से लेकर के Zn आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है बराबर आया Z1 प्लस Z2 से लेकर के प्लस Zn, ठीक है सर। और ये वाला ब्रैकेट कितना है, 1 बाय Z1, 1 बाय Z2, 1 बाय Z3, 1 बाय Z2 से लेकर के आगे तक 1 बाय Zn, ठीक है ना, ऐसा आया। अच्छा, इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड 1 है, ठीक है ना, यानी कि इन सभी ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। सर्कल का सेंटर 0 0 रेडियस 1, तो उस सर्कल पर हर एक पॉइंट जो है उसे क्या माना जाता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बता देना, सिस थीटा का मॉड 1 होता है। तो हर एक z को ना, Z1 को मान लिया सिस थीटा 1, Z2 को मान लिया सिस थीटा 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, Z1 Z2 Z3 ऐसे करके मान लिया। अच्छा, Z1 कितना हो जाएगा, सिस थीटा 1 प्लस सिस थीटा 2 से लेकर के सिस थीटा n, मतलब ये वाला पार्ट। और 1 बाय Z1 बता देना, 1 बाय सिस थीटा कितना होता है, सिस ऑफ माइनस थीटा। 1 बाय सिस थीटा होता है सिस ऑफ माइनस थीटा, सिस ऑफ माइनस थीटा 2 से लेकर के सिस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है सर। अच्छा, सिस ऑफ माइनस थीटा, जैसे सिस थीटा तो ये दे रखा है, सिस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा 1, ठीक है सर। अच्छा, ये तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 1, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा 1। तो अगर Z1 सिस ऑफ थीटा 1 है, ठीक है सर, और 1 बाय Z1 ये आ रहा है, तो बेसिकली 1 बाय Z1 ये आ रहा है, ठीक है सर। तो ये क्या लिखा हुआ है भाई, कॉस थीटा 1 माइनस आयोटा थीटा, ये क्या लिखा, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये लिखा है कॉस थीटा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा 1। तो 1 बाय Z1 जो है बेसिकली कितना आ गया, Z1 का बार आ गया, ठीक है सर। तो ये क्या लिखा है, Z1 Z2 Z3 से लेकर के Zn, 1 बाय Z1 कितना आ जाएगा, Z1 बार, 1 बाय Z2 कितना हो जाएगा, Z2 बार से लेकर के 1 बाय Zn कितना हो जाएगा, Zn का बार, ठीक है सर। लिख लो, पहले यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लो।
आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है Z1 Z2 Z3 से लेकर के Zn, ये वाला ब्रैकेट है तो Z कितना बन गया, Z बन गया Z1 प्लस Z2 से लेकर के Zn, और 1/Z1 आएगा Z1 का बार, प्लस आ जाएगा Z2 का बार, प्लस आ जाएगा Z3 का बार, Zn का बार। ठीक है ना, ऐसा लिखो। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थोड़ी देर के लिए मैं बोल दूं कि अल्फा, अल्फा तो नहीं, क्या बोले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, Z, Z1, ए, कैपिटल ए बोल देते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये कैपिटल ए है। ठीक है सर, तो ये जो है ना Z1 Z2 Z3 का बार, ठीक है ना, ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा बराबर जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के एंटायर का बार, क्योंकि एंटायर का बार क्या होता है, इंटीजर के बार का एडिशन। ठीक है सर, तो Z जो है क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर Z आ गया Z1 प्लस Z2 से लेकर के Zn मल्टीप्लाइड बाय Z1 प्लस Z2 से लेकर के Zn के एंटायर का बार। ठीक है सर, तो क्या बन गया, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर A और ये कॉम्प्लेक्स नंबर A का बार, तो A बार कितना जाएगा, मॉड A का स्क्वायर, मॉड A का स्क्वायर। ठीक है सर, तो Z जो है कितना आ गया, रियल आ गया। ठीक है ना, Z इज द रियल नंबर, हेंस प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पार्ट के बारे में सोचते हैं। मॉड ऑफ Z है ना, वो दे रखा है कि प्रूव करो कि लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर है। तो Z अभी अपन ने देखा ये आ रहा है, ठीक है, Z इज इक्वल टू दिस। अच्छा, Z कितना आ रहा है, मॉड ऑफ A का स्क्वायर। ठीक है ना सर, Z आ रहा है मॉड ऑफ A का स्क्वायर। अच्छा, Z मॉड A बेसिकली क्या, A अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर माना था। ठीक है, तो बेसिकली क्या लिखा है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से लेकर के Zn का स्क्वायर। मॉड A का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसके बारे में ना Z1 Z2 Z3 के बारे में कुछ नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि वो सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बताया ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी आप जनरलाइज कर सकते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि Z1 प्लस Z2 का बार, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मतलब होता है Z1 प्लस Z2 का बार, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है ना, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी 2 के लिए। ठीक है, इसी बात को आप जनरलाइज कर दो। ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3। और इक्वालिटी कब होल्ड कर जाएगी, जब Z1 Z2 Z3 सभी क्या है, कोलिनियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्कल पर एक पॉइंट है Z1, वो कितना है 1,0। ठीक है सर, अगला पॉइंट Z2 क्या है, वो भी 1,0, तीसरा क्या है, वो भी 1,0, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है सर, 1 1 1 लेस देन इक्वल टू 1 1 1। ठीक है सर, अगर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसी लाइन पर आ गए, मतलब इसी पॉइंट पर आ गए, ये एंगल सेम रहा सबके लिए। ठीक है, तो ये जुड़ करके ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर ना ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी। किसके अंदर, ये लिखा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 से लेकर के Zn इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1
प्लस मॉड ऑफ Z2 से लेकर के मॉड ऑफ Zn, ठीक है सर। ये होगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉड ऑफ Z1 क्या दे रखा है 1, ये सारे कितने दे रखे हैं 1, तो कितना आ जाएगा इज लेस देन इक्वल टू n, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये तो होता ही है, ये तो होता है, तो ये अपन ने प्रूव कर दिया। लिख लेना ये आ गया लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड 1 दे रखा है ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू n। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z, greatest and least value of mod z if z satisfies mod of z minus 4 upon mod z is equal to 2. Find the greatest and least value of mod z, greatest and least value of mod z if z satisfies mod of z minus 4 by z is equal to 2. क्या क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z और दूसरा क्या है माइनस 4 अपॉन z, उन दोनों के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिख लिया, ठीक है। तो क्या आएगा मॉड ऑफ z माइनस 4 अपॉन z, ठीक है। ऐसा ये क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ माइनस 4 बाय z, ठीक है सर। z1 प्लस z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ माइनस 4 बाय z का मॉड, ठीक है सर। z1 माइनस z2, z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड, ठीक है सर। मॉड z को थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन थोड़ा कम करने के लिए a बोल देते हैं ना, मॉड z इज a। तो इस साइड कितना आ जाएगा मॉड ऑफ a माइनस 4 बाय a का मॉड, और इसका वैल्यू दे रखा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, और इज लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा a प्लस 4 बाय a, ठीक है ना। मॉड ऑफ माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन मॉड ऑफ z, वो a, ठीक है, ऐसा आ जाएगा।
अभी फिलहाल इस इनइक्वालिटी पर गौर फरमाते हैं, ये वाला। अब मॉड ऑफ जेड ए है, और क्योंकि मॉड ऑफ जेड पॉजिटिव नंबर होता है तो अपने को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ए पॉजिटिव है तो पूरी इनइक्वालिटी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया और सारे आइटम राइट साइड शिफ्ट कर लिए। तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही नहीं आ रहा? तो ये तो होगा इसका, तो डी कितना आ रहा है, ये तो होगा। तो समझ में आ रहा है, ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। तो इससे तो कुछ आया ही नहीं, हटाओ इसको, ये तो हमेशा होगा, ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड ए है, ठीक है, उसके लिए हमेशा वैलिड होगा। वो वैसे भी दिख रहा था, ए एम जी एम से भी आपको दिख जाएगा कि ए प्लस 4/a का वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ज्यादा आएगा। अच्छा, इस पर गौर फरमाते हैं तो बता देना आपको, मॉड ऑफ अल्फा अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो अल्फा क्या हो जाएगा, -2 से 2 आ जाएगा। तो अगर मॉड ऑफ समथिंग जो है लेस देन इक्वल टू 2 है तो आ जाएगा a माइनस 4/a, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दोनों ही होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अच्छा, ए पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो उधर उचकाने से आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कितना है, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सही है, ठीक है, ये आएगा और ये आएगा। अच्छा, ऊपर वाले को सॉल्व किया तो इसके रूट कितने आ रहे हैं क्वाड्रेटिक के, -b प्लस माइनस। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट आ रहे हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर -4 16 20 डिवाइडेड बाय 2, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5। अच्छा, और इसके रूट, तो इसके रूट आ रहे हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, वो 20 आ गया डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस माइनस √5। अच्छा, ये समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और इनइक्वालिटी में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आंसर क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए कितना था, छोटे रूट से बड़ा रूट, ठीक है सर। अच्छा, तो इस वाली इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, इसके रूट क्या है, ये -1 प्लस √5 -1 माइनस √5, तो इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट कितना आ रहा है, -1 माइनस √5, -1 माइनस √5 और यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, तो बड़ा रूट कितना आ रहा है, √5 माइनस 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो पहले इनइक्वालिटी का आंसर, ठीक है सर। अच्छा, अगला इनइक्वालिटी, इसका रूट कितना आएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट, तो इस वाली इनइक्वालिटी का इसका आंसर आ जाएगा, छोटा रूट क्या है, 1 माइनस √5 से लेकर के 1 प्लस √5, ठीक है सर। अच्छा, इसके लिए क्या होना क्या चाहिए था भाई, दोनों ही होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो अपने को फाइनली क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया भाई, नेगेटिव वैल्यू को तो आप वैसे इग्नोर कर दो क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर देना ही नहीं है, तो भाड़ में जाइए पूरा, ठीक है सर, क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं। ये भी सही है, ये भी मीनिंगलेस है एक्चुअली ना, 1 माइनस √5 से लेकर के 1 प्लस √5 होगा क्या, जो सेंसिबल होगा, इसका सेंसिबल पार्ट इज 0 से लेकर के 1 प्लस √5, ठीक है सर। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे ना तो कितना आ जाएगा भाई, √5 माइनस 1 से तो बड़ा और 1 प्लस √5 से छोटा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन लेना आता है ना, दो साइड का, तो √5 माइनस 1 से लेकर के 1 प्लस √5, तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस 1 से लेकर के √5 प्लस 1।
ये आपकी फाइनली रेंज आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड की, ठीक है। तो सबसे कम मॉड z की मिनिमम वैल्यू क्या है, √5 - 1, मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू √5 + 1, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। फाइंड z if z satisfies, find z if z satisfies एक तो इधर रखा है मॉड ऑफ z - 12 अपॉन z - 8 आयोटा is equal to 5/3 and mod of z - 4 divided by z - 8 का mod is equal to 1। हाँ भाई, ज्यादा आसान कंडीशन क्या है, ये वाली ज्यादा आसान कंडीशन है, ठीक है ना। मॉड ऑफ z - 4 अपॉन z - 8 है ना, कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ z - 4 अपॉन मॉड ऑफ z - 8, ठीक है। ये आ जाएगा मॉड ऑफ z - 4 अपॉन मॉड ऑफ z - 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मॉड ऑफ z - 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z - 8। इफेक्टिवली z - z0 रिप्रेजेंट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का डिस्टेंस फ्रॉम z0, z - 8।
तो ये चीज जो है, ये चीज का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z का डिस्टेंस जो 4 से है, 4,0 से है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर z का डिस्टेंस 8,0 से है। ठीक है ना ऐसा। तो 40 और 80 से बराबर डिस्टेंस होने का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होना। ठीक है ना, लिख लो z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 4,0 एंड 8,0। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आएगा, लाइन की इक्वेशन आएगी। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, दो पॉइंट्स का एक लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है ना, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग दोस टू पॉइंट्स। ठीक है सर। तो 40 और 80 का मिड पॉइंट कितना आ गया, 6,0। ठीक है सर। और इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन क्या है, y = 0। y = 0 के परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी, x = 6। x = 6। भाई वैसे भी देख लो ना, ऐसे जैसे z की जगह x + i/y रखा। ठीक है ना, उससे और जल्दी दिख जाएगा। x + i/y रखा तो कितना आ जाएगा, √x - 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस y² लिखा हुआ है। समझ में, मॉड ऑफ z - 4, x + i/y -4, और ये क्या लिखा है, √x - 8 का स्क्वायर प्लस y²। ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। दोनों का स्क्वायर कर दिया, y² कट गया, x² कट गया, कितना है, -8x + 16 = -16x + 64। तो 16 48 है ना, 8x = 48 आ रहा है, तो x = 6 आ गया। वही जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है ना, x = 6। तो इससे अपने को क्या पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x + i/y है तो उसका रियल पार्ट क्या है, आ चुका है, और वो क्या है, 6। तो अब क्या रह गया, अपन मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 6 + i/y। ठीक है, ये है। अच्छा, 6 + i/y यहां पर रख दिया। ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा, 6 - 12 -6 + i/y का मॉड मल्टीप्लाइड बाय 3 = 5 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ 6 + i/y है ना, तो 6 और i इंटू y - 8 का मॉड। हाँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, और मॉड, तो ये कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा 36 + y², और ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 36 + y - 8 का स्क्वायर। भाई 9 × 36 और 25 × 36, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16 × 36 और y², तो भी राइट साइड में आएगा 16y²। तो हम ना राइट साइड में इक्वेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, 25 × y², और कितना आएगा, y का कोफिशिएंट तो आएगा 25 × 8 × 4, 25 8 200 400y, 16y² 400y, और प्लस 25 36 मल्टीप्लाइड बाय 16 = 0। ठीक है, 36 × 9 36 × 25। पूरी क्वेश्चन को 16 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 16 से डिवाइड कर दिए, y² - 25y निकाल लोगे इसके रूट। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, x = 6 आ गया, 6 + i/y, तो 6 - 6, ठीक है, ये सही है, × 3
9 आ गया, 5 का 25 आ गया, z सॉर्ट हुआ y माइनस 8, ठीक है। तो मॉड 6 सही लिखा है, y माइनस 8 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ तक तो सही है। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट राइट साइड में आएगा, 16 आ जाएगा, 25 माइनस 10 16, और y का कोफिशिएंट आ जाएगा 16 इंटू 25, 16 इंटू 25, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म कितना आएगा भाई, 8 का स्क्वायर भी तो आएगा, 8 का स्क्वायर इंटू 25, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड, ये तो कर दिया, 8 का स्क्वायर इंटू 25, ये भी आएगा, 8 का स्क्वायर इंटू 25 भी तो आएगा। अच्छा 8 का स्क्वायर, इसको 16 से डिवाइड किया तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 16 25, और 16 से डिवाइड करते आ जाएगा प्लस 36, और 16 से डिवाइड किया तो 400 आ जाएगा, इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई प्लस 136 इज इक्वल टू 0। लिखा 17 इंटू 8 लिखा हो, y इज इक्वल टू 17 और 8। तो आपके आंसर कितना आ जाएगा, दो आंसर आएंगे, एक आएगा 6 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 17, और एक आएगा 6 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। ये दो आपके आंसर। हाँ, अगला टाइटल है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर जैसा ही है, इट इज एज गुड एज वेक्टर। ये ओरिजिन बस 2D वेक्टर है बेसिकली ना, वो 3D वेक्टर से भी आसान। मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y, तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है, एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है ना, एक्स आई प्लस वाई जे, और इसका ये एंगल थीटा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होता है, ठीक है ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका वेक्टर का लेंथ, वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कितना होता है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दोनों एक ही बात है। इस पॉइंट को P बोल दिया तो OP वेक्टर बेसिकली क्या आ गया, Z ही आ गया, ठीक है ना। OP वेक्टर इज Z। OP वेक्टर कैसे लिखते हैं भाई, हेड माइनस टेल लिखते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, जैसे ये वेक्टर x प्लस आयोटा वाई माइनस 0 0, वैसे ही Z क्या है, x प्लस आयोटा वाई ही है, ठीक है ना। अच्छा आगे लिखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ e की पावर आयोटा थीटा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ e की पावर आयोटा थीटा। बेसिकली क्या लिख लो, व्हाट डज Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 मीन्स, व्हाट डज Z1 इंटू Z2 मीन्स, लिख लो ये स्टेटमेंट ना, व्हाट डज Z1 इंटू Z2 मीन्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या, उसका मीनिंग क्या, मतलब बहुत आसान भाषा में अगर बात करें तो जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, कुछ ज्यादा ही आसान हो जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, ठीक है सर, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से, ठीक है सर। अच्छा
तो 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये -1 प्लस आयोटा। अच्छा, केवल इस बात पर गौर फरमाते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। ठीक है सर, देखो Z1 को अगर Z2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आ गया, ये आ गया। अच्छा, इसका ओरिएंटेशन अभी फिलहाल क्या था, ये था। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा 1,1। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, -1 प्लस आयोटा, तो -1 प्लस आयोटा क्या होगा, -1 यहाँ पर, आयोटा यहाँ पर। ठीक है सर, तो अच्छा भाई 1 प्लस आयोटा और -1 प्लस आयोटा, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक है ना, इसका मॉड भी √2, इसका मॉड भी √2। आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर गर्दन नहीं घूमनी चाहिए ना, इधर देखो, कहाँ देखो तुम है। अब आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर हुआ क्या, आयोटा का एम्पलीट्यूड कितना है, 90। ठीक है ना, आयोटा का एम्पलीट्यूड 90 है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका एम्पलीट्यूड अगर 90 है, उससे मल्टीप्लाई करने पर होता क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 90 डिग्री से रोटेट कर जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, जैसे आयोटा जो है इन सिंपल टर्म्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका एम्पलीट्यूड 90 है, तो अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, और किस एंगल से रोटेट करेगा, 90 डिग्री से। लिख लो, मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा रोटेट्स the complex number in anti-clockwise direction by an angle of 90 degree without affecting its modulus. Multiplying by iota rotates a complex number by an angle of 90 degree in anti-clockwise direction without affecting its mod. उसके मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड पे क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड ऑफ Z1 Z2 जो है, मॉड ऑफ Z1 Z2 जो है वो बराबर आएगा मॉड ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ Z2। और क्योंकि आयोटा का मॉड क्या है, 1 है, तो इफेक्टिवली मॉड Z1 Z2 कितना आया, मॉड ऑफ Z1 ही आया, मॉड सेम रहेगा, आयोटा का मॉड 1 है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल बात हो गई है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन जनरल अगर Z1 जो है, इन जनरल अगर Z1 जो है वो लिखा हुआ है मॉड ऑफ Z1, ठीक है, और e की पावर आयोटा θ1। ठीक है, और Z2 जो है वो लिखा हुआ है मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर आयोटा θ2। ठीक है सर, तो Z1 को जब आपने Z2 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर आयोटा θ1 प्लस θ2। अच्छा, तो इससे अपन ने क्या सीखा, इससे अपन ने सीखा कि अगर Z1 को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z1, ठीक है सर, इसका मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। ठीक है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक है सर, और साथ ही साथ ये इससे क्या पता चलता है, इससे रोटेशन पता चलता है, इससे उसका साइज पता चलता है, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस पता चलता है। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Z2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अगर Z2 का मॉड क्या है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस डबल हो जाएगा। Z2 का मॉड अगर 3 है तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या पता चलता है, रोटेशन का फंडा, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 30 है, दूसरे का 60 है, तो दोनों का जुड़ गया 90 आ गया। अगर एक का 45 है, एक का 90 है, तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड जुड़ रहा है। या बेसिकली अगर आपने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो जुड़ जाएगा, यानी कि रोटेट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा बाय एन एंगल, और वो एंगल क्या है, गिवन बाय एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ठीक है ना, लिख लो, Z1 रोटेट्स, ठीक है ना, Z1 रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ब्रैकेट में लिख लेना एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। Z1 रोटेट्स बाय एन एंगल, ब्रैकेट में लिखना एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।
लिख लो, अगला टाइटल लिख लो, सेंट्रोइड इन सेंटर, सेंट्रोइड इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, HGOI। इसके बारे में बात करेंगे ना, इसके बारे में बात करेंगे अगली टर्न पे। आपका होमवर्क, आपका होमवर्क है DP नंबर 1 और DP नंबर 2, और शीट है ना आपके पास, शीट है, शीट खोलो। शीट के अंदर सबसे पहले एक एलिमेंट्री को दे रखा होगा, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स दिख रहा है, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स, ठीक है सर, वो कंप्लीट कर लेना, एलिमेंट्री वाली चीज कंप्लीट कर लेना, और DP नंबर 1, 2 कंप्लीट कर लेना। आज सैटरडे ना, इसीलिए ना मैं चाहता हूं आप संडे को आराम से जो है अपने कमरे के अंदर बैठ के जो है खूब पढ़ाई करें। तो DP नंबर 1 और 2 आपका होमवर्क है, एलिमेंट्री भी आपका होमवर्क है, ठीक है सर। ये 3 चीज आपको करनी है।